जगमगाता हुआ राजमहल, महाराज कृष्णदेवराय के जन्मदिन का राजसी और भव्य उत्सव चल रहा है। मीठे शास्त्रीय संगीत की धुनें गूंज रही हैं और पूरे राज्य से एक से बढ़कर एक नायाब बेहद महंगे उपहार लाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमेशा की तरह सारी वाहवाही और महाराज का सारा ध्यान केवल एक ही इंसान की तरफ है, तेनालीराम। जी हाँ, तेनालीराम। बड़े बड़े मंत्री सोने चांदी ला रहे हैं, लेकिन तेनालीराम अपनी एक छोटी सी बात और चतुराई से पूरी की पूरी महफिल लूट रहे हैं। और यहीं से असल परेशानी शुरू होती है। बिल्कुल, यहीं से जन्म होता है दरबार के महामंत्री और सेनापति के भीतर एक गहरी, एक बहुत ही चुभने वाली ईर्ष्या का। हाँ, तो ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब कोई इंसान किसी दूसरे को लगातार सफलता प्राप्त करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में जो रिवॉर्ड सर्किट होता है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होने लगता है। मतलब उन्हें दूसरे की खुशी से दर्द होने लगता है। बिल्कुल। अब देखिए, सेनापति और मंत्री राज्य के सबसे शक्तिशाली पदों पर थे। उनके पास अपार सैन्य शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति थी, लेकिन बौद्धिक स्तर और राजा के विश्वास के मामले में वे तेनालीराम से बहुत पीछे थे। हाँ, वहाँ तेनालीराम का ही सिक्का चलता था। और यही अयोग्यता का एहसास उसको इस कदर हावी कर देता है कि उनकी तार्किक क्षमता पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। अगर हमें 16वीं सदी की ईर्ष्या को आज के आधुनिक कॉर्पोरेट दफ्तरों की राजनीति के चश्मे से देखें तो हालात कुछ अलग नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, एकदम वैसे ही है। मतलब अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि दफ्तरों में लोग खुद की स्किल्स को सुधारने या अपने काम को बेहतर बनाने में मेहनत करने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा और दिमाग इस बात पर लगा देते हैं कि सामने वाले सहकर्मी की प्रेजेंटेशन कैसे खराब की जाए। हाँ, या मीटिंग में उसे नीचा कैसे दिखाया जाए। वही तो, ये वो जीरो सम गेम वाली मानसिकता है जहां एक की सफलता दूसरे को अपनी व्यक्तिगत हार लगने लगती है। ये समानता बहुत ही सटीक है। मतलब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में इंसान का नजरिया होता है मैं इससे बेहतर प्रदर्शन कैसे करूं। सही बात है। यहाँ इंसान का रचनात्मक दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन ईर्ष्या और असुरक्षा से ग्रसित इंसान का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। उसका एकमात्र लक्ष्य बस ये होता है कि मैं इसके काम को कैसे बिगाड़ दूं, कैसे भी करके इसे नीचे गिरा दूं। हाँ, मंत्री और सेनापति का पूरा ध्यान राज्य की नीतियों से हटकर सिर्फ एक छोटे से बिंदु पर आकर सिकुड़ गया था। उनका एकमात्र उद्देश्य तेनालीराम का सार्वजनिक अपमान करना था। उनका अहंकार मान ही नहीं पा रहा था कि एक साधारण सा दरबारी उनसे ज्यादा महत्व कैसे पा रहा है। बिल्कुल। और अपने इस घायल अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने जो साजिश रची ना, वो इतनी अजीबोगरीब और रहस्यमयी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब उन्होंने तेनालीराम पर कोई राजनीतिक दांव नहीं चला, कोई राजद्रोह का झूठा आरोप नहीं लगाया, बल्कि मंत्री ने चुपके से एक बहुत ही शरारती और कुटिल अंदाज में एक सेवक को बुलाया और कहा, जा तालाब से एक मोटा सा मेंढक पकड़ के ला। अरे मतलब एक मेंढक। हाँ, यही वो बिंदु है जहाँ ईर्ष्या इंसान की बौद्धिक क्षमता को पूरी तरह से मूर्खता में बदल देती है। इस साजिश का तो आधार ही बेतुका है। मतलब अगर हम तार्किक रूप से सोचें, इतने बड़े साम्राज्य का सेनापति जिसके इशारे पर हजारों सैनिक अपनी जान दे सकते हैं, और एक महामंत्री जो पूरे राज्य की नीतियां तय करता है, क्या उनके पास तेनालीराम को रास्ते से हटाने का कोई बेहतर तरीका नहीं था? क्या किसी को फंसाने के लिए एक मेंढक का इस्तेमाल करना बहुत बचकाना नहीं लगता? ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था। इतिहास में और आज के समाज में भी कई बार विरोधियों को शारीरिक या आर्थिक रूप से खत्म करना मुख्य लक्ष्य नहीं होता। अच्छा। मुख्य लक्ष्य होता है उनकी छवि को नष्ट करना। अगर सेनापति तेनालीराम पर कोई शारीरिक हमला करवाता तो तेनालीराम एक पीड़ित या शहीद की तरह देखे जाते। हाँ, और उन्हें राजा की गहरी सहानुभूति मिल जाती। मतलब शारीरिक चोट से तो छवि और भी बड़ी हो जाती। तेनालीराम की सबसे बड़ी ताकत उनकी बुद्धिमान और संयमित छवि थी। साजिशकर्ताओं का लक्ष्य उस छवि को तोड़ना था। अगर पूरे भरे दरबार के सामने राजा और सभी मेहमानों की मौजूदगी में तेनालीराम अचानक कोई मूर्खतापूर्ण या हास्यास्पद हरकत कर बैठे तो वो जीवन भर के लिए अपनी गरिमा खोलेंगे। ये साजिश उन्हें शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी गरिमा और रुतबे की हत्या करने के लिए थी। ओह, ये नजरिया तो इस साजिश की गंभीरता को पूरी तरह से बदल देता है। मतलब उनकी छवि को तार-तार करना ही असली निशाना। एकदम। और इस योजना को जमीन पर उतारने का जो तरीका था, वो तो किसी फिजिकल कॉमेडी के चरम दृश्य जैसा था। हाँ, बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए, दरबार में महाराज अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हैं, दाईं तरफ बैठा है मंत्री, लेकिन बाईं तरफ बैठे सेनापति की हालत दिखने लायक है। वो बहुत ही असहज स्थिति में एकदम पसीने से तरबतर बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भारी भरकम पैर के नीचे उस मोटे से मेंढक को दबा रखा है। अब उत्सव चल रहा है, सब लोग आराम से उठ बैठ रहे हैं, लेकिन सेनापति अपनी जगह से रत्ती भर भी हिल नहीं पा रहा है। महाराज ने जब पूछा कि भी क्या हुआ, तो सेनापति घबरा कर बहाना बनाता है, महाराज टखने में जोर की मोच आ गई है। दरबार का माहौल अत्यंत औपचारिक, गंभीर और शाही है, और उस माहौल के बीच में एक सेनापति जिसकी पहचान उसकी वीरता और अनुशासन से होती है, वो एक मेंढक को अपने पैर के नीचे दबाए हुए दर्दगन नाटक कर रहा है। हाँ, क्या विडंबना है। ये ईर्ष्या का वो रूप है जो इंसान को अपनी गरिमा भूलने पर मजबूर कर देता है। सही कहा। और फिर आता है इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सस्पेंस और ड्रामा से भरा हुआ पल। एक ऐसा पल जहां हवा तक रुक गई महसूस होती है। धीरे धीरे सबकी नजरें तेनालीराम पर टिक जाती हैं। तेनालीराम अपने हाथ में एक छोटी सी केसरिया रंग की पोटली लिए बहुत ही शान, संयम और आत्मविश्वास के साथ महाराज की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। धड़कनें तेज होने वाला पल। बिल्कुल। दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा है, और तभी सेनापति ने धीरे से अपना पैर उठा लिया। ये वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने पूरी स्थिति का नियंत्रण साजिशकर्ताओं के हाथ में दे दिया। और इतनी देर से पैर के भारी दबाव के नीचे दबा वो बेचारा मोटा मेंढक आजाद होती है, अपनी पूरी जान लगाकर उछलता है, फुटक, बाप रे, और सीधा जाकर टकराता है तेनालीराम के कंधे से। ओहो। अब जब अचानक कोई ऐसी अप्रत्याशित, ठंडी और अजीब सी चीज किसी के कंधे से टकराए तो शरीर का संतुलन बिगड़ना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। तेनालीराम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ता है। वो हवा में अपने हाथ पैर मारकर संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़खड़ाते हैं और सीधे महाराज कृष्णदेवराय की गोद में जा गिरते हैं। क्या? ये तो भयानक है। एकदम सन। पूरा का पूरा राज दरबार सन रह जाता है। ये किसी बुरे सपने से भी बदतर स्थिति थी। मतलब ये कोई हंसी ठिठोली का पल नहीं था। बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान में फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स का एक सिद्धांत है। जब इंसान के सामने अचानक कोई जानलेवा खतरा या भारी तनाव आता है तो दिमाग का एमिगडाला अलार्म बजा देता है। मतलब पैनिक बटन दब जाता है। हाँ,
इस स्थिति में शरीर में कोर्टिसोल का स्तर भयानक रूप से बढ़ जाता है। ज्यादातर मामलों में इंसान का दिमाग फ्रीज हो जाता है, यानी वो सुन पड़ जाता है और सोचने समझने की क्षमता खो देता है। और यहाँ तो खतरा बहुत ही स्पष्ट था। महाराज का गुस्सा 7वें आसमान का पहुंच गया। उनका चेहरा एकदम लाल हो गया और वे पूरे दरबार के सामने जोर से चिल्लाए, तेनालीराम, ये क्या बदतमीजी है। और जाहिर सी बात है, दूसरी तरफ मंत्री और सेनापति अपनी इस कामयाबी पर मन ही मन जश्न मना रहे होंगे। तेनालीराम ने सरेआम राजा का जो अपमान किया था, उसकी सजा कुछ भी हो सकती थी। बिल्कुल, मतलब एक सेकंड की घबराहट, एक गलत शब्द या डर कर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने की मुद्रा और तेनालीराम की दशकों की कमाई हुई इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती। सब खत्म हो जाता। अगर वे घबरा कर कहते कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, किसी ने मुझ पर कोई चीज फेंकी थी, तो वे तुरंत कमजोर और दयनीय दिखने लगते। और साबित कैसे करते कि मेढक फेंका था? वही तो, उस तनावपूर्ण स्थिति में ये साबित करना लगभग असंभव था। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे शानदार पलटवार, एक ऐसा मास्टर क्लास जो बताता है कि खतरे को अवसर में कैसे बदला जाता है। तेनालीराम का दिमाग सुन्न नहीं पड़ा। राजा के गुस्से से उबलते हुए चेहरे को देखकर वे रत्ती भर भी नहीं घबराए। क्या बात है। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े, अपनी आंखों में गजब की चमक लाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ऐसा जवाब दिया जिसने माहौल के पूरे रसायन को, पूरी केमिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, महाराज, मैंने जीवन भर आपका नमक खाया है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर आपको क्या अनमोल उपहार दूं। फिर मुझे लगा, इस दुनिया का सबसे अनमोल उपहार तो मैं खुद हूं, इसलिए आज मैं स्वयं को ही आपको भेंट करने चला आया। हाँ, ये प्रतिक्रिया मानवीय बुद्धिमत्ता का एक शिखर है। कमाल है ना? बिल्कुल। जब दिमाग पर इतना अधिक दबाव होता है तो तेनालीराम ने अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके स्थिति की पूरी कहानी को ही पलट दिया। मतलब उन्होंने नकारा नहीं, उन्होंने अपनी उस अजीबोगरीब शारीरिक स्थिति से, यानी राजा की गोद में गिरने से इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस स्थिति को ओन किया और उसे एक समर्पण और प्रेम का रूप दे दिया। ये ह्यूमर साइकोलॉजी का सबसे अद्भुत उदाहरण है। मतलब इस एक वाक्य ने जैसे कोई जादुई काम किया। महाराज का सारा गुस्सा, जो कुछ सेकंड पहले विस्फोट के कगार पर था, एकदम से छूमंतर हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगे। पूरा दरबार, जो अभी तक मौत के खौफ और सन्नाटे में डूबा हुआ था, अचानक ठहाकों से गूंज उठा। एक पल में फांसी की सजा मिलने वाली थी और दूसरे ही पल में पूरा दरबार हास्य रस में डूब गया। हास्य ने राजा के दिमाग में गुस्से के सर्किट को हैक कर लिया था। हैक कर लिया, बिल्कुल सही शब्द है। हास्य की यही ताकत होती है। जब हम किसी बात पर हंसते हैं तो हमारा दिमाग अचानक से खतरे के मोड़ से बाहर आ जाता है। तेनालीराम ने हास्य को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और स्थिति पर अपना नियंत्रण वापस स्थापित कर लिया। लेकिन यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, बल्कि वे अपनी गरिमा को बचाते हुए आगे की रणनीति भी सोच रहे थे। और यही बात इस कहानी को एक नया मोड़ देती है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं होती है। अच्छा जी हाँ, हास्य की ढाल के बाद अब बारी थी हास्य की तलवार की। असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था और सस्पेंस का स्तर बहुत ऊंचा था। दरबार हंस रहा था, महाराज खुश थे, लेकिन तभी महाराज की नजर तेनालीराम की मुट्ठी पर गई। मुट्ठी? हाँ, जो बहुत कसकर बंद थी। राजा ने जिज्ञासा और थोड़े आश्चर्य से पूछा, तेनालीराम, तुम्हारी उस बंद मुट्ठी में क्या है? ये वो निर्णायक पल था जहां तेनालीराम को यह तय करना था कि वे अपने विरोधियों को कैसे बेनकाब करेंगे। बिल्कुल। वे चाहते तो सीधे सेनापति पर आरोप लगा सकते थे, वे शिकायत कर सकते थे, लेकिन शिकायत करना कमजोरों का काम माना जाता है। और तेनालीराम कमजोर तो बिल्कुल नहीं थे। फिर जो हुआ वो कूटनीति और हास्य का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या किया उन्होंने? तेनालीराम ने अपनी बंद मुट्ठी को राजा के सामने किया, होठों पर एक बहुत ही शांत और कुटी मुस्कान लाई और कहा, महाराज, ये दरअसल सेनापति जी का सेवक है। इसी की मदद से मैं आपके चरणों में इतनी जल्दी पहुंच पाया हूँ। और ये कहते ही तेनालीराम ने अपनी कसकर बंद मुट्ठी खोल दी। वो मुट्ठी खुलती जैसी पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। बिल्कुल। जैसे ही मुट्ठी खुली, वो सेवक यानी वो मोटा मेंढक एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से उछला। अरे बाप रे। और इस बार हवा में उड़ता हुआ वो मेंढक सीधा जाकर गिरा सेनापति के ऊपर। सेनापति, जो पहले से ही अपने मोच वाले झूठे नाटक में बुरी तरह फंसा हुआ था और कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था, उस मेंढक को अपने ऊपर गिरता देख इतना घबराया कि वो अपनी कुर्सी से हवा में उछल पड़ा। ओहो। और अपना संतुलन खोकर पीछे की तरफ धड़ाम करके जमीन पर चारों खाने चित जा गिरा। ये उस पूरी भयानक साजिश का सबसे संतुष्टिदायक और मनोरंजक अंत था। हाँ, पूरा दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन इस बार हंसी तेनालीराम पर नहीं, बल्कि उस जमीन पर गिरे हुए, घबराए हुए और पसीने में नहाए सेनापति की हालत पर थी। एकदम सही। इस घटना के अंदर जो संदेश छिपा है ना, वो बहुत ही गहरा है। वो कैसे? देखिए, तेनालीराम ने बिना एक भी बार रोए गाए, बिना कोई याचना किए, बिना राजा के सामने किसी का नाम लिए अपने दुश्मनों को उन्हीं के बिछाए जाल में पूरी तरह से फंसा दिया। बिल्कुल। उन्होंने सेनापति की साजिश को सबके सामने उजागर भी कर दिया और उसे एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति में डालकर उसकी वही सार्वजनिक बेइज्जती कर दी जो वो तेनालीराम की करना चाहता था। वही तो। ये सिर्फ एक हंसी मजाक का किस्सा नहीं था, बल्कि ये विरोधियों को दिया गया एक स्पष्ट, कड़ा और खौफनाक संदेश था। मेरे खिलाफ साजिश रचना तुम्हारे लिए ही जानलेवा साबित हो सकता है। क्या बात है। तो ऐतिहासिक साक्ष्यों, न्यूरोसाइंस और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से सजी इस पूरी मजेदार चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या सामने आता है? सबसे पहली बात तो यही स्थापित होती है कि जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गड्ढा खोदता है, अंततः वो खुद उसी में गिरकर हास्यास्पद बन जाता है। मंत्री और सेनापति ने तेनालीराम की छवि नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो खुद पूरे दरबार की नजरों में एक जोकर बन गए। एकदम सही। और इसके अलावा आधुनिक जीवन के संदर्भ में भी ये एक बहुत बड़ा और व्यवहारिक सबक है। बिल्कुल है। मतलब जीवन में या दफ्तरों में अक्सर ऐसे हालात आते हैं जब अचानक कोई अप्रत्याशित मुसीबत, कोई सहकर्मी की साजिश, कोई संकट एक मेंढक की तरह उछलकर एकदम से सामने आ गिरता है। बिल्कुल। और हम पैनिक कर जाते हैं। हाँ, और ऐसे समय में जब दिमाग फ्रीज होने लगे तो घबराने, गुस्सा होने या रिएक्टिव होने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हास्य केवल हंसाने का साधन नहीं है, ये तनाव को कम करने, दिमाग को शांत करने और विषम परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण वापस पाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। मतलब जब मुसीबत सामने खड़ी हो
तो उसे रोकर सहने के बजाय उसे एक मजाक में तब्दील कर देना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी घटना और इतने बड़े सार्वजनिक तमाशे का विश्लेषण करते हुए एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी बात सामने आती है, जो मानव स्वभाव के एक अंधेरे पक्ष की ओर इशारा करती है। वो अंधेरा पक्ष क्या हो सकता है? अगर इस स्थिति पर विचार किया जाए, सेनापति और मंत्री जब उस भरे दरबार में अपमानित होकर जमीन पर गिरे पड़े थे, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? अच्छा सवाल है। क्या जमीन पर गिरने के बाद उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली होगी और ये सीख ली होगी कि बुद्धि और हास्य के सामने अहंकार की कोई जगह नहीं होती? या फिर जैसा कि मनोवैज्ञानिक इतिहास हमें अक्सर बताता है, वे उस भयंकर सार्वजनिक अपमान की आग में जलकर अपने घायल अहंकार को सहलाते हुए किसी नई और इससे भी ज्यादा खतरनाक साजिश की योजना बनाने लगे होंगे? क्योंकि ये देखा गया है कि अगर किसी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार हो और वही अहंकार सबसे बुरी तरह टूट जाए, तो वो व्यक्ति हार नहीं मानता बल्कि और भी जहरीला हो जाता है। हाँ, ये तो है। शायद सबसे खतरनाक साजिशें वो नहीं होती जो बहुत चालाकी से रची जाती हैं, बल्कि वो होती हैं जहां ईर्ष्या और घायल अहंकार इंसान की सोच को एक मेंढक के स्तर तक सीमित कर देते हैं। एकदम। ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास के राज दरबारों से लेकर आज के आधुनिक दफ्तरों तक समान रूप से एक खौफनाक सच्चाई बना हुआ है। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा।